Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is गांधी सर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखे थे कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस प्रकार से लाया गया, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम क्यों लाया गया और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम संथाल के भूमि में किस प्रकार से लागू करके संथाल परगना क्षेत्र में एक सुरक्षा कवच दिया गया। संथाल जनजातियों की धरती, यहाँ के आदिवासियों की धरती, यहाँ के मूल वासियों की भूमि को उसी आदिवासियों के, उसी संथाल में रहने वाले निवासियों के हाथों में किस प्रकार से हक और अधिकार रखने के लिए, हक और अधिकार बनाए रखने का काम किया गया। ये बातें हम लोग समझे थे, ये क्लास आपको मैं जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ और ये क्लास शून्य से शिखर तक मैं ले जाऊंगा। आपको मैं ये समझ के क्लास दे रहा हूँ कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, और शून्य से शिखर तक कैसे जाना है ये मुझे मालूम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपके सामने जो हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ दिख रही है, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो बेहिचक आप संपर्क करेंगे, आपकी सारी परेशानियों का समाधान किया जाएगा, और क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां हैं। इस क्लास को पढ़ने के बाद प्यारे आपको सिंगल लाइन कहीं भटकने नहीं देने का उम्मीद से मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि कहीं आप सिंगल लाइन के लिए इधर उधर ना भटकें। बात रह गई जो बुक पढ़ने में सक्षम नहीं है, उसके लिए ये नोट्स सफिशिएंट है, काफ़ी है, आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आप चाहते हैं कि इसे पढ़ने के बाद हम बुक पढ़ें, तो आप स्वतंत्र हैं, पढ़ सकते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 15 अर्थात धारा 15 तक कंप्लीट बातें समझे थे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखे थे कि धारा 15 क्या कहता है, धारा 14 क्या कहता है, धारा 13 क्या कहता है, और एसपीटी के प्रति ये क्या क्या बातें बताता है। अपनी अपनी धाराओं ने अपनी अपनी बातों को किस प्रकार से संथाल के जनजातियों को, संथाल की भूमि को संथाल के हाथों में देने का काम किया है, हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध करने का काम किया है। तो आज से हम लोग सेक्शन 16 है ना, धारा 16 से चलते हैं। क्या है धारा 16? सेक्शन 16 कहता है रैयत बांध एवं मछली तथा अन्य उत्पादन के उपयोग के अधिकार है। भूमि पर बांध, याहार, तालाब, कुआं एवं जलाशयों का स्रोतों का निर्माण व खुदाई बिना किसी को क्षति पहुंचाए कर सकता है। बता रहा है धारा 16 कहता है कि जो रैयत है वो जिस भूमि पर काम कर रहा है, उस भूमि पर उसको बांध बनाने का, मछली उत्पादन का, कुआं खोदने का, तालाब बनाने का, याहार बनाने का, जलाशय निर्माण करने का, बिना नुकसान किए उस पे आप काम कर सकते हैं। संथाल परगना की धरती पर रैयतों को ये अधिकार दिया गया है धारा 16 के तहत, सेक्शन 16 के तहत, ठीक है, सेक्शन 16 के तहत। धारा 17 में क्या कहता है? धारा 17 में क्या कहता है? अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार। धारा 16 कहता है, धारा 17, धारा 17 कहता है जो रैयत है अपनी जोत पर, अपनी जोत के जो पेड़ लगे हुए हैं उस पर क्या अधिकार होगा, इसकी बात बताता है।
धारा 17 कहता है कि अपनी जोत पे ऊपर जो वृक्ष लगा है, अपनी जोत अपनी भूमि पर जो वृक्ष लगा है, उसके प्रति उस जोत करने वाले रैयत का क्या अधिकार होगा, ये कहता है आपका धारा 17, है ना, सेक्शन 17। क्या कहता है आगे अंदर देख लें इसकी क्या वास्तविक बातें कहता है। वृक्ष, उद्यान, बांस लगा सकता है तथा काट कर गिरा सकता है। वृक्षों पर बिना शुल्क के लाह उपजाने। रेशम कीट पालन का अधिकार होगा। महुआ के वृक्ष नहीं काट सकता है, अनुमंडल अधिकारी की अनुमति से गिरा सकता है। बातें बताता है कि अपनी निजी जोत पर जो किसान है वो क्या करेगा, वृक्ष लगा देगा, उद्यान लगा सकता है, बांस लगा सकता है और उसे अपनी उपयोग के लिए काट कर गिरा सकता है। अपनी उपयोग के लिए जो भी काम हो वो कर सकता है। वृक्षों पर बिना शुल्क दिए लाह का उत्पादन करेगा। हम लोगों ने झारखंड की अर्थव्यवस्था में देखे थे कि लाह कितनी महत्वपूर्ण आर्थिक रीढ़ है, आर्थिक स्थिति है, आर्थिक संपन्नता है और झारखंड में लाह बहुत बड़े व्यापार की दृष्टि से व्यापारिक कार्य किया जाता है। आर्थिक में यह भूमिका लाह का रहा है। तो लाह का उत्पादन करने के लिए प्यारे, या रेशम कीट को पालन करने के लिए मेरे प्यारे, कोई प्रकार से शुल्क नहीं देगा। एक केवल पाबंदी है, एक केवल प्रतिबंध है, एक पाबंदी लगाया है। क्या? तो महुआ का जो वृक्ष है, महुआ का जो वृक्ष है उसे काट के गिराना है तो अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति लेना पड़ेगा। अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना वो काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहता है आपका सेक्शन 17। ये कहता है आपका सेक्शन कौन? 17, है ना, कि आप महुआ के वृक्ष को चाहते हैं तो अनुमंडल पदाधिकारी जब कहेंगे तो आप ये काम कर सकते हैं। आते हैं हम लोग धारा 18, सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या कहता है? रैयत अपनी जोत पर अपने परिवार के लिए कच्चा या पक्का मकान बना सकता है। धारा 18 कहता है, सेक्शन 18 कहता है, ध्यान रखेंगे प्रश्न आपके पूछेंगे धारा 18 क्या कहता है, इसीलिए मैं धारा को बार बार बोलता हूं। सेक्शन 18 कहता है कि जो रैयत है वो अपनी जोत पर, जो अपने जोत का अधिकार रखता है उस पर अपने और अपने परिवार के लिए घर बना सकता है। वो कच्चा और पक्का दोनों बनाने की अधिकार रखता है रैयत। ठीक है, आगे थोड़ी सी अंदर चलें। धारा हम लोगों ने क्या किए हैं, आप जरूर ये काम करिएगा। सीधा पार्ट 2 से यदि आप उतरे हैं तो पार्ट 1 को देख लीजिएगा। और पार्ट 1 के पहले हम बताए हैं कि CNT और SPT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की सभी शब्दावलियों का एक हमने क्लास दे रखा है यूट्यूब पर, आप उसे जरूर देख लेंगे, आप उसे देख लेंगे, है ना। धारा 13 क्या कहता है? धारा 13, 15, 16, 17, 18 में रैयत को अपने परिवार के घरेलू अथवा कृषि संबंधी कार्यों का अधिकार है। अर्थात धारा 13, 15, 16, 17, 18 में जो रैयत है उसको अपने परिवार के घरेलू अथवा कृषि के प्रति जो भी काम होंगे वो सभी करने का अधिकार बताया है 13 से 18 तक। बहुत अच्छी की पॉइंट के रूप में याद आ गया आपका। 13 से 18 तक कहता है कि रैयत अपने जोत अधिकार पर, है ना, घरेलू काम हो अपने परिवार के लिए, कृषि संबंधी कार्य के लिए करने की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, अब चले आते हैं हम लोग धारा 19 में, सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या कहता है प्यारे? सेक्शन 19 क्या कहता है प्यारे? सेक्शन 19, सेक्शन 19 कहता है, ध्यान रखेंगे आपको केवल और केवल प्रश्न पूछेंगे धारा 19 क्या कहता है। तो धारा 19 कहता है जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। बस
इतनी बातें आप याद रखेंगे कि जोत रहे उसका बंटवारा किस प्रकार से हो, उसकी विभाजन किस रीति से और किस प्रकार से होगी, और लगान का वितरण क्या होगा। एक बात क्लियर हो जाती है कि विभाजन जिस स्तर पर होगा उसी स्तर पर आपका लगान का भी विभाजन होगा। जो न्याय उचित होगा वही विभाजन होगा, वही लगान की दर होगी। ठीक है, तो जोत का विभाजन और लगान का वितरण आपका किसमें कहता है, धारा 19 में, धारा 19 में। ठीक है प्यारे, अब चले आते हैं हम लोग धारा 20। इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न भी यहां से आए हैं और फिर पूछने की उम्मीद है ना। धारा 20 क्या कहता है, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरह से कहा जाए तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में सेक्शन 20 को आत्मा कहा जाए तो कोई कमी नहीं पड़ेगी, कोई कमी बात नहीं हुई। तो देखते हैं क्यों, क्योंकि हस्तांतरण के अधिकार की बातें बता रहा है। रैयत के अधिकार के हस्तांतरण की बातें किसमें कहा गया है, तो धारा 20 में। धारा 20 में किस प्रकार से हस्तांतरण होगा, ये बातें अब हम लोग समझते हैं थोड़ी अंदर जाके। क्या करते हैं, विक्रय, दान, बंधक, वसीयत, पट्टा या किसी अन्य संविदा द्वारा हस्तांतरण नहीं होगा। ध्यान रखेंगे प्यारे, धारा 20 कहता है भैया आप बेच नहीं सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार से बंधक नहीं कर सकते हैं, किसी पट्टा पर आप उसे दे नहीं सकते हैं, या किसी अन्य तरीके से आप हस्तांतरण पर नहीं दे सकते हैं। बात क्लियर है, कितना कठोर प्रतिबंध है, भूमि का हस्तांतरण नहीं होगा। बात यहां तक स्पष्ट हो गई। की पॉइंट कहा जाए तो हस्तांतरण पर रोक, पूर्ण रूप से प्रतिबंध। आदिवासी और गैर आदिवासी को भूमि हस्तांतरण नहीं कर सकता है। बात ये भी क्लियर हो गया, आदिवासी और गैर आदिवासी भूमि को हस्तांतरण नहीं कर सकता है। मतलब जिसके हाथों में रखा गया, जिसके लिए वो अधिनियम बनाया है, उसी के हाथों में है और रहेगा। हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध है। एसपीटी में हम लोगों ने सीएनटी में चर्चा किए थे कि हस्तांतरण की व्यवस्था है, लेकिन एसपीटी में उसे भी रोक दिया गया है, पूर्ण प्रतिबंध है। यदि हस्तांतरण होता तो कोई तरीके अपनाते, लेकिन एसपीटी में ये रोक लगा दिया गया है। डीसी की लिखित अनुमति से आप कुछ करना चाहें तो ये कार्य आप कर सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। इसे हम लोग देखते हैं कि भैया उपायुक्त के अनुमति से क्या हो सकती है। 1 वर्ष के लिए आप दे सकते हैं, चलो वैसी कंडीशन है, कुछ काम है तो आप 1 साल के लिए आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक, अनुसूची खा में कहता है, अनुसूची खा में कहता है, अनुसूची खा में उल्लेख रैयत को अधिकतम आधा एकड़ जमीन अपनी विधवा माँ को या पत्नी को मिल सकता है। ध्यान रखेंगे, अनुसूची खा में ये उल्लेख है कि रैयत के जो जमीन है, रैयत जिसको अधिकार दिया गया है, उसका अधिकतम बात करता है, न्यूनतम नहीं। ध्यान रखेंगे प्यारे, अधिकतम। और अधिकतम में कहता है आधा एकड़ जमीन अपनी विधवा माँ को या अपनी पत्नी को दे सकता है, को मिल सकता है। और वो भी कब, उपायुक्त की अनुमति पर, उपायुक्त की अनुमति पर। अगली बातें, संथाल रैयत अपनी बहन या बेटी को उपहार रूप में दे सकता है। संथाल की यदि धरती की, संथाल जनजाति की वहाँ के आदिवासी है और वो रैयत है, तो प्यारे अपनी बहन को, अपनी जो सिस्टर है, अपनी निजी जो बहन है या फिर अपनी बेटी को किस रूप में, उपहार के रूप में दे सकता है, उपहार के रूप में दे सकता है। लेकिन डीसी की अनुमति के बिना ये भी नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे। यदि गलत तरीके से आदिवासी जमीन किसी गैर आदिवासी को हस्तांतरण हुआ हो तो जांच के बाद आदिवासी को वापस वह जमीन मिल जाएगा।
इतनी कड़ी प्रतिबंध है कि गलत तरीके से, रॉन्ग तरीके से, इलीगल तरीके से आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के हाथों में चला गया है तो जांच के बाद पुनः उसी के हाथों में, उसी आदिवासी के हाथों में चला जाएगा, उसी आदिवासी के हाथों में चला जाएगा। ये थी आपकी सेक्शन 20 धारा 20 किसकी? एसपीटी की। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 21 में। क्या कहता है? गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण। रैयती भूमि का हस्तांतरण मतलब गैर आदिवासी रैयत है यदि, तो रैयती भूमि का हस्तांतरण होगा। तो एसपीटी में इसके लिए क्या प्रावधान है, एसपीटी में इसके लिए क्या व्यवस्था किया है, ये बातें हम लोग समझते। क्या व्यवस्था किया है? अपने धान के खेतों या प्रथम श्रेणी के बारी भूमियों के चतुर्थांश का भुगतान या पूर्ण भुगत बंधक द्वारा भूमि बंधक बैंक डीसी द्वारा अनाज गोल, आगे हम लोग देख लेते हैं, अनाज गोल बिहार और उड़ीसा को सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अनुसार निबंधित किसी सोसाइटी को संथाल परगना की किसी रैयत को 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। बातें क्लियर हो गई? यदि देना चाहे तो ध्यान रखेंगे बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अनुसार बता रही है। किसी सोसाइटी को आप देना चाहें तो 6 वर्षों के अंदर दे सकते हैं, 6 वर्षों के भीतर दे सकते हैं, इससे अधिक आप नहीं दे सकते हैं, इससे अधिक आप नहीं दे सकते। और बात बताता है, अपने धान के खेतों, जो धान है या प्रथम श्रेणी के बारी मतलब एक अच्छा क्वालिटी का बारी कहा जाए, बारी समझ रहे होंगे है ना, बारी, उसकी भूमि का चतुर्थांश भुगत बंध या पूर्ण भुगत बंधक द्वारा भूमि बंधक बैंक, ध्यान रखिएगा भूमि बंधक बैंक को या डीसी द्वारा या बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति को कितना बात कह रहा है? 6 वर्ष। ध्यान रखेंगे 6 वर्ष, 6 वर्ष से कम के लिए आप कर सकते हैं ये काम, 6 वर्ष से कम के लिए आप कर सकते हैं। अर्थात सेक्शन 21 कहता है कि हस्तांतरण यदि कहता है वो भी गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण यदि होता है तो इस शर्त पर वो कर सकता है, इस शर्त पर वो कर सकता है, इस शर्त पर वो कर सकता है। कैसे कर सकता है और थोड़ी क्लियर हो जाए, गैर आदिवासी रैयत द्वारा 6 वर्ष के लिए भूमि का हस्तांतरण अपने भूमि का 1/4 भाग कर सकता है। जो भूमि है उसका 1/4, 1/4 भाग कर सकता है। उसे किसे करेगा, कैसे करेगा, ये बातें और क्लियर करने के लिए हमने नोट्स में जोड़ दिया। भूमि बंधक बैंक को कर सकता है, भूमि बंधक बैंक को हस्तांतरण कर सकता है, संथाल परगना के किसी रैयत को कर सकता है। ध्यान रखेंगे संथाल परगना का रैयत को ही करेगा, ठीक है। तीसरा, बिहार उड़ीसा के किसी सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार किसी सोसाइटी को। ये बातें हैं हस्तांतरण की, वो भी गैर आदिवासी है तो, और वो भी कितना करेगा? अपनी पूरी भूमि का 1/4 भाग, 1/4 भाग। ये बात किसमें बता रहा है? सेक्शन 21 धारा 21, ठीक है। अब चले आते हैं हम लोग धारा 22 में। अब चले आते हैं हम लोग धारा 22 में। धारा 22 में क्या कहता है? रैयत द्वारा या स्थायी रूप से अपना भूमि का हस्तांतरण करने का अधिकार। रैयत द्वारा या स्थायी रूप से अपनी जो भूमि है उसका हस्तांतरण करने का अधिकार। अस्थायी रूप की बात नहीं है, या स्थायी है, ध्यान रखेंगे, परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो क्या है? गांव के अस्थायी अनुपस्थिति में उससे अधिकार होगा कि आप हस्तांतरण करेंगे, वो भी या स्थायी करेंगे। और इसके लिए शर्त रखा है। क्या शर्त है प्यारे? तो शर्त ये है आपका, धारा 22 में कहती है कि शर्त ये है, गांव से या स्थायी अनुपस्थिति। आप हमेशा के लिए मतलब नहीं गए, लेकिन आप गांव में नहीं रहे हैं,
तब तक के लिए शारीरिक या क्षमता आप जो है वो कृषि कार्य करने या उस भूमि पर उस काम को करने योग्य नहीं रह गए हैं तो आप हस्तांतरण कर सकते हैं। या अस्थाई, या कोई बीमारी हो गई है, इस कंडीशन में आप कर सकते हैं, इस कंडीशन में आप कर सकते हैं। अगली बात, हल बैल नहीं होने की स्थिति में आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही नीच है, आपके पास उसके लिए संसाधन नहीं है, तो इस कंडीशन में आप या अस्थायी रूप से काम, हस्तांतरण का काम कर सकते हैं। अगली बात, रैयत नाबालिग या विधवा होने की दशा में, रैयत जो है वो कृषि करने की योग्य नहीं है, उससे एकदम नाबालिग है, नाबालिग समझ रहे होंगे आप सभी लोग, नाबालिग है या विधवा होने की दशा में, या विधवा होने की दशा में आप क्या कर सकते हैं, या स्थायी रूप से भूमि का हस्तांतरण कर सकते हैं, कर सकते हैं। या स्थायी, ये ध्यान रखेंगे, परमानेंट नहीं है, ठीक है। और थोड़ी बातें क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, और बातें क्लियर हो जाए, है ना। कोई अवधि देने की स्थिति में यदि हो, कोई एक बताइए कि निश्चित समय कितना होगा। जब कोई समय देने की स्थिति आ जाए, वैसी शर्त आ जाए, तो 10 वर्ष की अवधि के बाद जोत छोड़ दिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम रखना चाहे वो भी या स्थायी है 10 साल, 10 साल के बाद उसे अपनी जमीन छोड़ना ही पड़ेगा, अपनी धरती को क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। तो जिसका जो धरती है उसका उसके हाथों में स्वतः चला जाएगा, या अस्थायी रूप से हस्तांतरण की बातें। ये बात था आपका धारा 22 में। अब देख लेते हैं हम लोग धारा 23। धारा 23 क्या कहता है, सेक्शन 23 क्या कहता है। चलिए देखते हैं। रैयत अदला बदली के लिए इच्छुक है, यदि मान लीजिए आप कि हम चाहते हैं कि यहाँ की जमीन आपके लिए आरामदायक है, वहाँ की जमीन मेरे लिए आरामदायक है, तो इस कंडीशन में एसपीटी क्या प्रावधान करता है, ये बातें इसमें देखेंगे। क्या कहता है, डीसी की अनुमति से तभी होगा जब, अर्थात शर्त क्या है, अदला बदली भी करना है आपको प्यारे, तो अनुमति किसकी चाहिए, उपायुक्त की। उपायुक्त की अनुमति के बिना आप नहीं कर सकते हैं, और उपायुक्त की अनुमति तब भी होगा, इसके लिए शर्त है एक ही गांव या आसपास की जमीन हो। बात क्लियर हो गई ना, कि भैया आप एक ही गांव से जुड़े हुए हैं या आसपास की जमीन हो, ठीक। दूसरी बात, दोनों पक्ष एक सापेक्ष रैयत हो, अर्थात दोनों पक्ष की रैयत की समानता होनी चाहिए, एक बराबरी का योग्य बननी चाहिए। तीसरी बात, तीसरा शर्त, दोनों पक्षों के वास्तविक सुविधा के लिए हो। वो तो बात क्लियर है भैया, अदला बदली कब करेंगे, जब दोनों को अपने अपने लिए सुविधाजनक साबित हो, सुविधाजनक साबित हो। अगली बात है ना, वास्तविक सुविधा के लिए किया जा रहा हो, वास्तविक अदला बदली कहा जाएगा। चौथी कंडीशन क्या है, बदली जाने वाली भूमि एक सामान्य मूल्य की हो। भैया दोनों की जो मूल्य है, उन दोनों की जो वास्तविक मूल्य है, वो दोनों एक समान होनी चाहिए, तभी तो अदला बदली होगा। ऐसे अदल बदल करने वाले ही नहीं करेंगे यदि ज़्यादा अंतर हो गया, तो ज़्यादा डिफरेंस हो गया, ज़्यादा असमानता हो गई, तो समानता होने पर ही तो होगा, दोनों का मूल्य समान होनी चाहिए। इसके अलावे अन्य तरीके से हो तो धारा 20 का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं कि एसपीटी की आत्मा धारा 20 कहा जाए, सेक्शन 20 कहा जाए, तो कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी बात नहीं होगी। अर्थात आत्मा को कहा जाए, एसपीटी की आत्मा यदि सेक्शन में पूछे तो 20 होगा। इसके अलावे किसी प्रकार से आप हस्तांतरण कर रहे हैं, इसके अलावे किसी प्रकार से आप अदला बदली कर रहे हैं, तो अर्थात 20 का उल्लंघन होगा और पूर्ण प्रतिबंध नियम एसपीटी जैसा लागू हो जाएगा, और आपकी सारी व्यवस्थाएं निरस्त कर दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी। अब आते हैं हम लोग अध्याय 4। अध्याय 4 की बंजर भूमियों तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती। अध्याय 4 में कहता है
बंजर भूमि और खाली जोत के प्रति क्या प्रावधान है, खाली जोतों की बंदोबस्ती के प्रति एसपीटी में क्या प्रावधान है, ये बातें आपको देखने को मिलेगा प्यारे अध्याय 4 में। और सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 27 से 42 तक, धारा 27 से 42 तक, ठीक है, धारा 27 से 42 तक। तो चले आते हैं हम लोग सीधा धारा 27 में। आपका धारा 27 क्या कहता है ना, धारा 27 क्या कहता है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती हेतु पट्टा। ठीक है, एसपीटी में जो बंजर भूमि होगा, एसपीटी की धरती पर जो बंजर भूमि होगी, उसकी कैसी व्यवस्था हो, उसके लिए कौन सा पट्टा क्या लागू होगा, इसकी बातें बताएगा आपको सेक्शन 17 में। अर्थात बंजर भूमि की बंदोबस्ती हेतु पट्टा, तो पट्टा की क्या है, 4 प्रतियां तैयार होगी बंजर भूमि के लिए। 4 प्रकार से कहा जाए तो एक ही पट्टा 4 रूप में 4 प्रकार से 4 प्रतियां तैयार किया जाएगा। एक आपका उपायुक्त के पास रहेगा, दूसरा आपका रैयत के पास रहेगा, तीसरा आपका भूस्वामी के पास रहेगा, चौथा आपका जो रैयत है या ग्राम प्रधान है या मूल रैयत है उसके पास रहेगा। तो इन 4 प्रकार से पट्टा तैयार होगा प्यारे एसपीटी के बंजर भूमि पर, एसपीटी के बंजर भूमि पर। तो ये बातें क्लियर हो गई कि धारा 27 कहता है कि सभी के पास क्या होना चाहिए, एकक प्रतियां होनी चाहिए। सभी के पास क्या होनी चाहिए, एकक प्रतियां होनी चाहिए। और जो एकक प्रतियां हैं वो डीसी के पास भी होगा, मूल रैयत के पास भी होगा, वहां के ग्राम प्रधान है उसके हक और अधिकार में रखा जाएगा। तभी तो बंजर भूमि की कंप्लीट बातें क्लियर होगी कि नहीं ये बंजर भूमि है तो सभी के पास इसके हक और अधिकार देखने को मिलेगा, वो उपायुक्त हो, है ना, वो उपायुक्त हो, रैयत हो, भूस्वामी हो या मूल रैयत हो, या मूल रैयत हो या गांव का प्रधान हो, सभी के पास एकक पेपर होगा, पट्टा जो है वो एकक पट्टा होगा। ये धारा 27 कहते हैं। अब चले आते हैं हम लोग धारा 28, है ना, सेक्शन 28 क्या कहता है, धारा 28 बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती में किए जाने वाले सिद्धांत एसपीटी में कहता है धारा 28 के तहत कि कौन वो नियम है, कौन वो शर्त है, कौन वो तरीके हैं जिसके वजह से बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती किया जाएगा, कौन आधार पर उसकी बंदोबस्ती होगी, ये बातें बताता है धारा 28 में। ये बातें बताता है धारा 28 में। क्या कहता है, भूमि उचित वितरण से सभी रैयतों को उसकी आवश्यकता या आबाद लायक, ध्यान रखेंगे प्यारे, इसी आधार पर उसे बंदोबस्त किया जाएगा बंजर भूमि या खाली जोत का कि भूमि का उचित वितरण हो और सभी रैयतों को उसकी आवश्यकता के लायक उसकी न्याय उचित के रूप में किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव हो या किसी के साथ असमानता की व्यवहार हो, नहीं, उचित वितरण होगा, सभी को उसको आवश्यकता अनुसार सभी को मिलेगा। एक आधार हुआ। दूसरी आधार ग्राम जनता समाज या राज्य के लिए किया गया सेवा हेतु दावा को देखना। मतलब हुआ, बातें यहां समझिएगा, ग्राम जनता या समाज या राज्य के लिए किया गया सेवा हेतु दावा को देखना होगा। जो व्यक्ति सेवा दिया है, जो व्यक्ति सेवा दिया है वह दावा करेगा तो खाली जोत और बंजर भूमि की बंदोबस्ती के लिए उसे भी आधार माना जाएगा, तब भी बंजर भूमि और खाली जोत का वितरण और व्यवस्था किया जाएगा। बातें क्लियर होगी। तीसरी आधार क्या है प्यारे, रैयत को जमाबंदी भूमि से बंजर भूमि कितनी दूर है, ये भी आधार आपके हैं। अर्थात कहा जाए स्थान की दूरी को भी आधार रखा गया है कि रैयत की जमाबंदी भूमि से बंजर भूमि कितनी दूरी पर है, इसे भी आधार माना गया है प्यारे। अगली आधार क्या है, अगली आधार आपका क्या है प्यारे,
चौथी आधार है ना, चौथा शर्त क्या रखा है, वास्तविक अस्थायी निवासी जो भूमिहीन श्रमजीवियों है, वास्तविक अस्थायी निवासी होना चाहिए जो भूमिहीन है, श्रमजीवी है, श्रमिक है, उसके पास धरती नहीं है, उसके पास भूमि नहीं है और वास्तविक रूप से अस्थायी निवासी है, तो उसे भी बंजर भूमि और खाली जोत के वितरण के प्रति जो नियम और सिद्धांत बनाएंगे वो एसपीटी के तहत इसे भी आधार माना गया है, इसे भी आधार माना गया। अर्थात इन सभी आधारों को यदि एक पॉइंट में बोला जाए तो न्याय उचित आधार को देखते हुए बंजर भूमि और खाली जोत की प्रावधान करता है एसपीटी, यही बात है ना एसपीटी। अब चले आते हैं हम लोग सेक्शन 29 है ना, धारा 29 सेक्शन 29 क्या कहता है, सेक्शन 29 क्या कहता है, सेक्शन 29 डीसी के बिना जोत की बंदोबस्ती नहीं किया जाएगा। प्यारे बात बता रहा है कि उपायुक्त के बिना जोत की बंदोबस्ती तो होगा ही नहीं। बंजर भूमि और खाली जोत की बंदोबस्ती का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, बिना उपायुक्त के अनुमति से आप नहीं कर सकते। डीसी के बिना जोत की बंदोबस्ती नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। मूल रैयत या ग्राम प्रधान डीसी के बिना बंजर भूमि या खाली जोत का बंदोबस्ती नहीं कर पाएगा। अर्थात उपायुक्त की अनुमति आवश्यक है, उपायुक्त की अनुमति आवश्यक है। इतनी अनुभव के बाद सीएनटी पूरी मैं कई बैचों में पढ़ाया हूँ, कई बच्चों को पढ़ाया हूँ, जेपीएससी तक हमारे बच्चे हैं। पढ़ाने के बाद हमने कई बार ये बातें देखे और कई जगह पर हमने प्रयोग भी किया है। उपायुक्त जो है सो आखिरी रूप से अनुमति देगा, तब भी सीएनटी और एसपीटी के वास्तविक धारा सेक्शन लागू होते हैं और वो काम होते हैं सीएनटी और एसपीटी में। ध्यान रखिएगा, उपायुक्त, उपायुक्त की यह भूमिका है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग धारा किसमें, 30 सेक्शन 30 क्या कहता है, बंदोबस्ती का उद्देश्य से किसी खाली जोत का उपविभाजन नहीं किया जाना। उपविभाजन अर्थात नहीं होगा, इसके प्रति क्या है सिद्धांत, तो बंदोबस्ती का जो उद्देश्य से किसी खाली जोत का उपविभाजन नहीं किया जाएगा। उपविभाजन विभाजन हो चुका, उसके ऊपर उपविभाजन का नियम लागू नहीं होगा बंदोबस्ती के उद्देश्य से, ये बात बताता है धारा 30 में। अब आते हैं हम लोग धारा 31 सेक्शन 31 क्या कहता है, सेक्शन 31 सेक्शन आपका क्या कहता है, सेक्शन 31 जब दो या दो से अधिक ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या जमींदार द्वारा संयुक्त गांव में किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती संयुक्त रूप से नहीं की गई है तो इस कंडीशन में आपत्ति होगा, तो बंदोबस्ती क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। और ये रद्द करने का अधिकार किसको है, उपायुक्त को। आपको उपायुक्त मिलेगा ही मिलेगा। तो उपायुक्त के द्वारा आपत्ति मतलब रैयत या फिर आपत्ति होने पर उपायुक्त के द्वारा बंदोबस्ती क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक ना। दो या दो से अधिक ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या जमींदार द्वारा संयुक्त गांव में किसी बंजर भूमि का बंदोबस्ती संयुक्त रूप से नहीं की गई है, अर्थात कहा जाए न्याय उचित रूप से बंदोबस्ती नहीं होती है और इस कंडीशन में इस बंदोबस्ती के प्रति आपत्ति है, तो इस आपत्ति को रद्द कर दिया जाएगा उपायुक्त के द्वारा, रद्द कर दिया जाएगा उपायुक्त के द्वारा। ठीक है। अब चले आते हैं हम लोग धारा 32 है ना, धारा 32 क्या कहता है, धारा 32 धारा है ना सेक्शन 32 बंजर भूमि तथा खाली जोत की बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के पास आपत्ति। आप धारा 32 के तहत बंजर भूमि और खाली जोत के प्रति उपायुक्त के पास क्या दे सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं, आप अपना बात रख सकते हैं। जो बंजर भूमि के योग्य व्यक्ति हैं उसे भूमि का बंदोबस्ती करने के लिए
उपायुक्त को 1 वर्ष के भीतर आवेदन देना होगा। ये कंडीशन आपत्ति का ध्यान रखेंगे प्यारे। ये प्रश्न यहाँ से बनेंगे तो सीधा बनेंगे कि आप उपायुक्त के पास बंजर भूमि और खाली जोत के बंदोबस्ती के विरुद्ध आपत्ति यदि देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो समय सीमा क्या है? तो प्यारे समय सीमा आपका क्या है? 1 वर्ष। समय सीमा क्या है? 1 वर्ष। 1 वर्ष। पूरी बातें समझ गए? समय सीमा क्या है प्यारे? 1 वर्ष। ध्यान रखेंगे, ठीक है। समय सीमा कितनी है? 1 वर्ष। तो आज हम लोग धारा कहाँ तक आए? 32। कल हम लोग पुनः 32 के बाद आपकी धारा 33 अच्छा अर्थात सेक्शन 33 से शुरू करेंगे। 33 से सेक्शन शुरू करेंगे। सेक्शन 32 तक हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बातें की हैं। ये आपका पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 फिर आपका आ जाएगा क्लास में। फिर आपका पार्ट 3 क्लास शुरू हो जाएगा। तो इस क्लास को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां हैं, और क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आगे आप पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें को रखिएगा। आप स्वतंत्र देश की स्वतंत्र जनता है, स्वतंत्र विद्यार्थी हैं, स्वतंत्र विद्या का अर्जन करने वाला अर्थी है, तो निश्चित रूप से आप ये बातें को रखेंगे। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।